हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। ये स्टोरी जो लिखी है वो गॉर्डन कॉक एंड एलन ईस्ट ने लिखी है। स्टोरी का जो टाइटल है वो है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये एक सी एडवेंचर की स्टोरी है। सबसे पहले हम जान लेते हैं इनके राइटर्स के बारे में कि गॉर्डन कॉक जो थे वो कौन थे। तो गॉर्डन कॉक जिनका जन्म 3 दिसंबर 1978 को हुआ था टोरंटो में। ये 2 बार जो है वो कैनेडियन ओलंपिक सेलर रह चुके हैं। अलान ईस्ट जो है वो प्रोबेबली एक राइटर थी जिन्होंने इनकी मदद करी थी ये स्टोरी लिखने में। बात करते हैं स्टोरी की। तो स्टोरी जो है वो उसमें जो नरेटर है हमारा, वो नरेटर एक 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन है। वो अपनी वाइफ मेरी और 2 बच्चे जोनाथन जो कि 6 ईयर ओल्ड एक बॉय चाइल्ड है, और दूसरी उसकी लड़की है सुजैन जो 7 ईयर ओल्ड रहती है। इनके साथ जो है एक सी सेल पर जाता है, यानी कि समुद्री यात्रा पर जाता है। इसके पहले कि हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के बारे में बता दूं जो कि शिप से रिलेटेड होते हैं। तो शिप के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको उनको आइडेंटिफाई करके बता देता हूँ। आपके सामने एक पिक आ रहा है। जो पिक्चर है उसमें सारी चीज़ जो पार्ट्स है उनका लेबल्ड डायग्राम आपके सामने मैंने रख दिया है। लेबल डायग्राम में आप देख रहे हैं कि बो कहाँ पर है, कैबिन कहाँ पर है, रडर कहाँ पर है, कॉकपिट कहाँ पर है, स्टर्न क्या होता है, बूम क्या होता है, मेन मास्ट क्या होता है और मास्ट क्या होता है। ये सारी जो चीज़ें हैं इनको देखकर आपको जब भी लेसन में, यानी कि इस स्टोरी में जब भी इन वर्ड्स के बारे में आता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक नाव में ये सारी चीज़ें, यानी कि एक शिप में ये सारी चीज़ें कहाँ होती है। चलिए बिना टाइम गंवाए हम शुरू करते हैं। स्टोरी थोड़ी लंबी है इसलिए हम 3 पार्ट में इसको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हम शुरू करते हैं। आप अपना पेपर और पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि इसमें जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो आएंगे मेरे अकॉर्डिंग मैंने उनको उनके मीनिंग्स में आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो आप उनको लिख सकते हैं, बाद में आपको वो हेल्प करेंगे अपने आंसर्स वगैरह लिखने में। शुरू करते हैं। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मेरी, सन जोनाथन 6, डॉटर सुजेन 7 एंड आई सेट सेल फ्रॉम Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook। तो जेम्स कॉक जो है, जो अपना गॉर्डन कॉक है यानी कि राइडर जो है, उसके ही कोई एंसेस्टर रहे होंगे। तो वो जो थे उन्होंने 200 ईयर्स पहले यानी कि 200 साल पहले एक समुद्री यात्रा की थी पूरे वर्ल्ड की। तो जो राइटर है यानी कि जो नरेटर है वो कह रहा है कि जुलाई 1976 में मैंने अपनी वाइफ और अपना बेटा जो था जोनाथन 6 ईयर का था, सुजैन जो कि उसकी डॉटर है 7 ईयर्स की, उन्होंने इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से डुप्लीकेट करने के लिए, यानी कि सेम यात्रा जो है जो 200 साल पहले हुई थी वैसी यात्रा के लिए वो निकल पड़ते हैं। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरी एंड आई, मीन्स मेरी उसकी वाइफ और जो नरेटर है दोनों ही बड़े लंबे समय से क्या कर रहे थे। 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, आई मीन्स जो नरेटर है हमारा वो 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन है, हैड ड्रीम्ड मतलब जिन्होंने सपना देखा था, ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर। तो फेमस एक्सप्लोरर का मतलब होता है कि एक प्रसिद्ध खोज जो हुई थी 200 साल पहले, उस चीज को उनके दिमाग में वापस आई और उन्होंने यात्रा करने का फैसला किया उसकी वाइफ के साथ और अपने बच्चों के साथ। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स वी हैड स्पेंड ऑल अवर लीजर टाइम होनिंग अवर सी फायरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स। और इस यात्रा के लिए उन्होंने एक दिन नहीं पूरे 16 ईयर्स तक तैयारी करी, और अपना जितना भी लीजर टाइम यानी कि जो फ्री टाइम रहता है अपने कामों के अलावा, उस टाइम को उन्होंने दिया। होइसिंग मीन्स एक तरह से टू ऑनर करना अवर सी फायरिंग स्किल। सी फायरिंग यानी कि जो नाव चलाने की स्किल्स होती है उनको इम्प्रूव करने के लिए हमने 16 ईयर्स का टाइम दिया इन ब्रिटिश वाटर्स, यानी कि ब्रिटिश का जो समुद्र है, इंग्लैंड का जो समुद्र है, उस समुद्र में हमने अपने आप को स्किलफुल बनाने की कोशिश करी। अवर बोट वेव वॉकर ए 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी। जो बोट है उसका नाम इन्होंने रखा था वेव वॉकर, जो कि 23 मीटर लॉन्ग यानी कि उसकी लेंथ थी, और उसका जो वेट था वो 30 टन का था। और वुडन हल्ड मीन्स लकड़ी का, उसका हल्ड मीन्स उसका खाका बना हुआ था।
हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, जो कि बिल्कुल प्रोफेशनली उसको बनाया गया था, एंड वी हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। हमने पिछले 16 साल से काफ़ी महीने का समय जो है वो पिछले 16 साल में हमने जो प्रयास किए उसको सीखने के, और उसके बाद हमने कई महीनों से इसकी फिटिंग को टेस्ट करने के लिए हमने रफेस्ट वेदर यानी कि सबसे बुरे मौसम में हमने कोशिश करी इसको चलाने की, इसकी रफ एंड टफनेस को चेक किया। द फर्स्ट लेग ऑफ अवर प्लान 3 years, सबसे पहला जो प्लान था इनका वो 3 साल का रखा इन्होंने। तो उसका पहला जो कदम इन्होंने बढ़ाया वो था 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ड प्लीसेंटली एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। तो अफ्रीका से केप टाउन होते हुए अपनी जो सेल थी यानी कि जो समुद्री यात्रा थी वो 3 साल में इनने 1,05,000 किलोमीटर तय कर चुके थे ये, और वो बहुत ही प्लीसेंट रही, बहुत अच्छी रही। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, और उसके बाद जो है ये ईस्ट की तरफ मुड़ते हैं। वी टुक ऑन टू क्रू मैन, और इसके साथ उन्होंने 2 क्रू मैन मतलब जो नाव चालक वाले रहते हैं यानी कि नाविक रहते हैं, उनको अपने साथ में लिए। अमेरिकन लैरी विगिल एंड स्विस हर्ब सेगलर, ये दोनों नाम थे उनके, जो क्रू इन्होंने यानी कि जो नाविक अपने साथ लिए थे उस यात्रा के दौरान। टू हेल्प अस टेकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, द साउथर्न इंडियन ओशन। जो साउथर्न इंडियन ओशन है उसको सबसे रफेस्ट माना जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा वेदर कंडीशंस खराब होती है। तो वहाँ पर आने वाली सिचुएशन को टैकल करने के लिए इन लोगों ने 2 क्रूमैन को रखे थे। एक स्विस क्रूमैन था यानी कि स्विट्जरलैंड का था, और दूसरा अमेरिकन क्रूमैन था। ऑन अवर सेकंड डे आउट ऑफ केप टाउन, और जब ये केप टाउन से निकले और निकलते हैं इनका दूसरा दिन था, वी बिगन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। तो हमारा जो सामना हुआ वो स्ट्रॉन्ग गेल्स यानी कि आंधी से सामना हुआ। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और अगले कुछ सप्ताहों तक, दे ब्ल्यू कंटिन्यूसली, गेल्स डिड नॉट वरी मी, और अगले कुछ सप्ताह तक जो गेल यानी कि आंधियां हैं वो चलती रही, और गेल्स डिड नॉट वरी मी मतलब गेल्स जो है उससे मुझे कोई चिंता नहीं हो रही थी। बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, परंतु जो उस आंधी की वजह से जो समुद्र की लहरें थी वो बहुत ऊंची ऊंची थी, वो अलार्मिंग थी, मतलब वो चेतावनी देने वाली थी। और कितनी ऊंची थी वो, अप टू 15 मीटर्स, 15 मीटर तक ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। एज हाई एज अवर मेन मास्ट, और जितना उनका मेन मास्ट जो है, मेन मास्ट आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, जो सबसे बीच वाला सबसे टॉप वाला होता है उसको मेन मास्ट कहते हैं। तो वो मेन मास्ट जितना ऊंचा था उतनी ऊंची ऊंची लहरें समुद्र में आ रही थी। इसी तरह से टाइम बीतता है, और दिसंबर 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। और दिसंबर 25 को ये कहाँ पहुंच जाते हैं, ईस्ट में केप टाउन से 3,500 किलोमीटर दूर ये पहुंच जाते हैं समुद्र में। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, है ना, डिस्पाइट मीन्स होता है के बावजूद, और एट्रोसियस का मतलब होता है बहुत ही क्रूल, है ना। इतना क्रूल वेदर होने की के बावजूद वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री। तो दिसंबर में आपको पता है कि क्रिसमस आता है, तो इन्होंने क्रिसमस का फेस्टिवल भी जो है वो सेलिब्रेट किया है, इतना क्रूल यानी कि इतना बुरा वेदर कंडीशन होने के बावजूद भी। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, और नए साल का दिन यानी कि 1 जनवरी का जो दिन आया, वो दिन आने पर भी वेदर कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था, यानी कि जो मौसम है उसमें कोई सुधार नहीं हुआ था। बट वी रिस्पॉन्ड दैट इट हैड टू चेंज सून, परंतु हमने अपने आप को ऐसी सांत्वना दी यानी कि अपने आप को रिस्पॉन्स किया कि जल्दी ही मौसम ठीक होने वाला है। एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स, परंतु हुआ क्या कि वो और बुरा हो गया, यानी कि मौसम ने सोचा था कि इम्प्रूव होगा यानी कि अच्छा होगा, परंतु मौसम और ज़्यादा खराब। एट डाउन ऑफ जनवरी 2 द वेव्स वर गिगैंटिक। अब 2 जनवरी का समय आ गया था, और 2 जनवरी को भी जो वेव्स थी वो गिगैंटिक मीन्स कंपैरेटिवली बिगर, यानी कि बड़ी लहरें अब भी आ रही थी। वी वर सेलिंग विद ओनली स्मॉल स्टॉर्म जिप एंड वर स्टिल मेकिंग एट नोट्स। अब हमारे पास जो था सिर्फ एक स्टॉर्म जिप था, वो छोटा सा जिप था। जिप जो होता है एक ट्रायंगुलर शेप जो सेट रहता है जो मेन मास्ट से लगा होता है, तूफान के समय में वो लगाया जाता है, तो केवल वो हमारे पास था। और अब भी हमारी स्पीड जो थी वो 8 नॉट्स की थी। नॉट्स का मतलब वैसे तो गांठ भी होता है, पर यहाँ पर उसका मतलब होता है कि
एक यूनिट ऑफ स्पीड है जो कि 1 नॉटिकल माइल के बराबर होती है। और स्पेशली ये जो स्पीड मेजरमेंट यूनिट है ये शिप, एयरक्राफ्ट और वाइंड की स्पीड को नापने के लिए यूज़ किया जाता है। तो बोल रहा है कि इतनी वर्स्ट कंडीशन में भी हमारी स्पीड जो है अभी अच्छी खासी थी। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव we could see endless, enormous seas rolling towards us, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears. और जैसे ही हमारा जो शिप है वो पानी की लहर के ऊपर आता, उसकी वजह से वो थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता और हम सामने से आने वाली जो अनगिनत लहरें उनको देख सकते थे। और जिस तरह से हवा की और पानी की जो आवाज़ें आ रही थी वो कानों को डरा देने वाली थी, यानी कि कर्कश, यानी कि बहुत तीखी और तेज जो है आवाज़ें आ रही थी। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिप एंड लेस्ड ए हैवी mooring rope in a loop across the stern। और जैसे ही शिप जो है थोड़ा धीमे होने लगा तो हमने वो जो जिप था, स्मॉल जिप, उसको निकाल दिया और उसके बाद जो है एक रोप, एक रस्सी जो है वो स्टर्न से बांध दी कसकर। देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग। और फिर हमने दो बार, मीन्स डबल लेस्ड मीन्स दोहरे तरीके से उनको लेश कर दिया था। went through our life raft drill, attached lifeless donned oil skins and life jackets and waited। सारी वो चीज़ें जो कि उनके पास थी, है ना, वो सब उन्होंने उससे अटैच कर दी थी। ऑयल स्किन्स, सबसे पहले डोंड, डोंड का मतलब होता है पुल, पुट ऑन। और ऑयल स्किन्स यहाँ पर एक हैवी कॉटन का क्लॉथ होता है जो कि एक तरह से वाटर प्रूफ होता है। और ये वाटर प्रूफ होता है जो ऑयल से बनाया जाता है, यानी कि ऑयल से इसको वाटर प्रूफ बनाया जाता है। तो उसको हमने उसमें, मतलब कि उस कपड़े में हमारी जो लाइफ जैकेट है और वो सारी चीज़ें हमने बांध दी और हम इंतज़ार करने लगे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ impending disaster came at about 6 p.m. with an ominous silence। जो पहला इंडिकेशन था, जो पहला इंडिकेशन हमारे पास आया, और वो इम्पेंडिंग डिजास्टर, इम्पेंडिंग का मतलब जो है यहाँ पर वो हो रहा है कि लगभग जो होने वाला है ना, अबाउट टू हैपन। तो जो होने वाला था, जो आने वाला डिजास्टर था, उसके बारे में हमें 6 बजे इंडिकेशन मिला विथ एन ओमिनस साइलेंस। ओमिनियस मीन्स बहुत ही अमंगलकारी। जो एक तरह से जो तूफान आता है उसके पहले की शांति होती है ना, तो तूफान आने की पहली शांति जो है वो 6 बजे हुई और उससे पता चला कि आने वाला बहुत बड़ा तूफान है कोई। द वाइंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क। जो हवा है वो एकदम बंद हो चुकी थी और आसमान जो है वो अचानक से गहराने लगा था, यानी कि अंधेरा छाने लगा था। देन कैम ए ग्रोइंग रोर। और फिर एक ग्रोइंग रोर मीन्स बढ़ती हुई दहाड़, यानी कि चीख की आवाज़ आने लगी। चीख कैसी चीख? यहाँ पर समुद्र में पानी की जो लहरों की आवाज़ है वो आने लगी। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड आफ्ट टू द शिप। और शिप के ऊपर तक, एकदम ऊपर तक एक इनॉर्मस मीन्स बहुत ही पावरफुल जो क्लाउड है वो आ गया। विथ हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड। और मैंने जैसे देखा मैं काफ़ी डर गया और मैंने देखा कि वो कोई बादल नहीं था, बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। ये तो एक लहर मात्र थी जो कि अभी तक मैंने पहले इससे कभी नहीं देखी थी। इट appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves। ये दूसरी जो लहरें थी उनसे जस्ट डबल थी इसकी हाइट, और वर्टिकल मतलब पूरी खड़ी हुई थी। विथ ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट। फ्राइटफुल मीन्स काफ़ी डरावने वाला, ब्रेकिंग मीन्स टूटता हुआ, और क्रेस्ट मतलब टॉप। तो उसकी लहर का जो टॉप है वो पानी ऊपर उठने की वजह से चारों ओर बिखर गया था। इस तरह की ऊंची लहर जो ऑदर है वो कहता है कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, और अभी तक जो लहरें आ रही थी उससे ये टोटली डबल थी। द roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave। जो स्टर्न होता है वो जैसे ही उस वेव को फेस कर रहा था, और उस समय जो रोर मीन्स आवाज़ें हैं वो बढ़ने लगी थी, और जो थंडर मीन्स जो गड़गड़ाने की आवाज़ है वो भी बढ़ गई थी। एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट। और एक क्षण के लिए हमें लगा कि हम उसके ऊपर आ चुके हैं। बट देन ए ट्रिमेंडस एक्सप्लोशन शूक द डेक। और डेक मीन्स जो होता है वो उस जो शिप है उसका फ्लोर होता है, और शूक जो है वो शेक, शेक का सेकंड फॉर्म है, यानी कि हिला देना।
तो एक तरह से ट्रमेंडस मीन्स बहुत ज़बरदस्त जो एक्सप्लोजन हुआ, और जिससे कि जो डेक है मीन्स जो फ्लोर है शिप का वो पूरी तरह से हिल गया, वाइब्रेट हो गया। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। और एक टोरेंट, टोरेंट का मतलब होता है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लो, यानी कि धार जो है, एक तेज धार जो है वो ग्रीन और वाइट वाटर की जो है वो शिप के अंदर घुस गई। माई हेड स्मेस्ड इन टू द व्हील, और जो व्हील रहता है शिप का उससे मेरा सर टकराया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड शिंकिंग बिलो द वेव्स। और मुझे ऐसा लगा कुछ क्षण के लिए कि मैं पूरी तरह से उड़ गया, मतलब हवा में उड़ गया और नीचे गिरा, और गिर कर जो है मैं उस लहर के नीचे दब गया। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने स्वीकार कर लिया था कि मैं अब मरने वाला हूँ। एंड एज आई वॉज लूजिंग कंसियसनेस, और जैसा कि मैं बेहोशी की हालत में बेहोश होना शुरू हो गया था। आई फेल क्वाइट पीसफुल, और काफ़ी शांत सब कुछ लग रहा था, यानी कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। एकदम से अचानक से उसको सर में चोट लगी और वो गिरा, और उसकी वजह से उसे लगा कि अब मैं मरने वाला हूँ, तो अचानक से उसने अपनी कंसियसनेस खो दी, अपना जो बेहोशी की हालत में वो पहुंच गया। अनएक्सपेक्टेडली, जैसा कि मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था, माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, मेरा जो सर है वो पानी से पूरा गीला हो चुका था। ए फ्यू मीटर्स अवे, कुछ मीटर की अवे पर, मतलब कुछ मीटर दूर ही, वेव वॉकर मीन्स जो नाव है, वॉज नियर कैप्साइजिंग। और ये कैप्साइजिंग जो होता है इसका मतलब होता है पलटना, मीन्स नाव लगभग पलटने जैसी हो गई थी या पलटने की कगार पर आ चुकी थी। हर मास्ट, हर यहाँ पर वर्ड यूज किया है किसके लिए, वेव वॉकर यानी कि नाव के लिए, शिप के लिए। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, और उसका जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल आ गया था, मतलब पूरा अर्थ के हॉरिजॉन्टल आ चुका था। वर्टिकल खड़ा रहता है तो खड़ा जो था वो बिल्कुल आड़ा हो चुका था, ऐसा लग रहा था जैसे नाव पूरी तरह से पलट गई है। देन ए वेव हर्ल्ड हर अपराइट, और फिर एक वेव जो है वो उसका हर्ल्ड मीन्स होता है एक तेज में से हिट करना, है ना, बहुत जोर से थ्रो करना। तो एक लहर आई जिसने उसको पूरी तरह से धक्का मारा और वापस से नाव को सीधी कर दी। माई लाइफ लेस जर्क टॉट, और मेरी जो लाइफ लेस जर्क, जर्क का मतलब होता है झटका लगना, और जो टॉट होता है, टॉट का मतलब होता है तना हुआ, तो वो उसकी वजह से क्या हो गया, वो लाइफलेस जो जर्क थी वो तन गई, एकदम से टाइट हो गई। आई ग्रैब्ड द ग्राउंड रेल्स, और मेरे हाथ में क्या आ गया, जो गार्ड होती है, रेल गार्ड होती है, जो रेलिंग होती है, वो मैंने पकड़ ली। एंड सेल्ड थ्रो द एयर इनटू द डेक लाइक ए रेक डॉल, और एक डॉल की तरह, जिस तरह से एक डॉल जो है वो उछल कर गिरती है, उस तरह से उस डेक पर मैं भी टकराया उछल के हवा में। माई लेफ्ट रिप क्रैक्ड, मेरी जो पसलियाँ थी लेफ्ट साइड की वो टूट चुकी थी। माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, और मेरे दांत टूट चुके थे, और मेरे दांत टूटने की वजह से मेरा मुंह जो है वो खून से भर गया था। सम हाउ आई फाउंड द व्हील, और जैसे तैसे मैंने ढूंढ ली जो व्हील है, जो पहिया है उसका शिप का, वो मैंने ढूंढ लिया था। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और फिर मैंने उस व्हील को पकड़कर और अगली वेव्स का सामना करने के लिए तैयार हो गया। वाटर वाटर एवरीवेयर, सब जगह पानी पानी हो चुका था, यानी कि नाव शिप में पानी भर चुका था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा था कि नीचे का जो पार्ट है शिप का वो भी पानी से भर चुका है। बट आई डार्टेड नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, परंतु इन्वेस्टिगेट करने के लिए, यानी कि पता करने के लिए मैं वहाँ नहीं जा सकता था, क्योंकि मुझे क्या करना था, डेयर्ड मीन्स हिम्मत नहीं कर पा रहा था मैं छोड़ने की। क्या छोड़ने की, कि मैं उस व्हील को छोड़कर जो है वो चला जाऊं नीचे और ये चेक कर लूं कि वहां पर पानी भरा है नहीं भरा है, ये चेक करने की मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मेरी अपीयर्ड, और अचानक से जो सामने का हैच मीन्स जो डोर है वो ओपन होता है, और मेरी मीन्स उसकी वाइफ जो है उसको नजर आती है, और वो कहती है वी आर शिंकिंग, हम डूब रहे हैं। शी स्क्रीम्ड, वो चीखी इस तरह से। द डेक्स आर स्मेस्ड, जो डेक है यानी कि जो तह है, यानी कि जो उसकी जो शिप है उसकी जो फ्लोर है वो टूट चुका है। वी आर फुल ऑफ वाटर, और हम पानी से भर चुके हैं। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हेज, और जैसे ही मैं हेज दरवाजे की तरफ मतलब कि बढ़ा, और मैंने चिल्लाया, शाउटेड मीन्स उसकी वाइफ के को चिल्ला के कहा कि टेक द व्हील, जो व्हील है इसको पकड़ो। लेरी एंड हब वर पंपिंग लाइक मेडमैन, और पागलों की तरह जो हैरी लेरी जो
लेरी एंड हब मीन्स जो तो क्रू मैन थे वो पंपिंग कर रहे थे, यानी कि उस शिप को आगे बढ़ाने के लिए पंपिंग कर रहे थे क्योंकि इंजन काम नहीं कर रहा था। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, जो टिम्बर्स थे वो क्रेजी एंगल्स मीन्स उठ पटांग हो चुके थे, टूट कर। द होल स्टार बोर्ड साइड बर्ग्ड inwards, clothes, crockery, charts, tins, and toys sloshing about in deep water. स्टार बोर्ड का मतलब होता है जो आउट राइट साइड का जो पार्ट होता है एक शिप का, वो पूरी तरह से बज्ड इनवर्ड। बज्ड मीन्स स्क्रू अप हो जाना, यानी कि उभड़ गया था वो पूरी तरह से, और वो अंदर की तरफ आ चुका था, जिससे पानी अंदर आया, उससे क्लॉक जो कपड़े थे, क्रॉकरीज, चार्ट्स, टीन्स, टॉयज जो है वो सब स्लॉस्ड मीन्स गंदे हो गए थे और गहरे पानी में वो डूब गए थे। आई हाफ स्वैम, मैं आधा तैरता हुआ, हाफ ट्रैवल्ड, आधा रेंगता हुआ, इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, और मैं चिल्ड्रन के कैबिन में पहुंचा। आर यू ऑलराइट, आई आस्क्ड, मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम सही सलामत हो, तो उनने कहा यस। दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक। बंक जो होता है उसका मतलब एक तरह से चारपाई होता है, पर यहाँ पर वो बेड मतलब जो होती है ना खाट, वो बेड। तो अपने ऊपर के बेड से उन्होंने जवाब दिया कि हाँ हम बिल्कुल सही सलामत है। बट माई हेड हर्ट्स ए बिट, सेड शू। शू ने कहा कि मेरा जो सर है वो थोड़ा सा फूट गया है, यानी कि सर में चोट आई है। पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प एबो हर आईज, जो उसके आंखें हैं उसके ऊपर एक बम्प, बम्प मीन्स जो होता है एक तरह से जो चोट लगी है, उस चोट को दिखाते हुए उसने कहा आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, और मेरे पास जो है उस बम्प्ड हेड के बारे में यानी कि फूटे हुए सर के बारे में सोचने के लिए टाइम नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, मुझे एक हैमर ढूंढा, मैंने एक हथौड़ा ढूंढा, स्क्रू एंड कैनवास, कुछ स्क्रूज ढूंढे, और कैनवास, कैनवास मतलब एक शीट होती है वाटरप्रूफ शीट, वो मैंने ली। आई स्ट्रगल्ड बैक टू डेक, और मैं वापस स्ट्रगल करते हुए डेक पर पहुंचा। विद द स्टार बोर्ड साइड बेस्ड ओपन, और जो साइड में स्टार बोर्ड यानी कि जो साइड है उसको रिपेयर करना मैंने शुरू किया। वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव, हर एक लहर के साथ जो पानी है वो शिप में अंदर घुस रहा था। दैट ब्रोक ओवर अस, जो कि वो टूटे हुए पार्ट से आ रहा था। इफ आई कुडेंट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक, अगर मैं कुछ रिपेयर नहीं करता हूँ उस कैनवास और हैमर की हेल्प से तो निश्चित तौर पर ही हम डूब जाएंगे। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hedge covers across the gaping holes, जो गैप बने हुए थे वहां पर कैनवास लगाकर उसने, वाटरप्रूफ कैनवास थी वो, और डोर से बांधकर उसको रिपेयर करने की कोशिश करी उसने। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, अब भी जो है कुछ मात्रा में पानी शिप में अभी भी अंदर आ रहा था। बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, परंतु ऊपर की तरफ से जो टूटा हुआ हिस्सा था वहां से जो पानी आ रहा था उसमें से ज्यादातर हिस्सा जो है वो क्या हो चुका था, डिफ्लेक्टेड, यानी कि विचलित हो चुका था, यानी वो आना बंद हो चुका था। More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuit. इलेक्ट्रिक जो पंप था उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया था, और जो हाथ से चलाने वाला जो पंप था उसमें भी प्रॉब्लम आने लग गई थी। क्यों आने लग गई थी? क्योंकि वो पंपिंग नहीं हो पा रहा था, उस वो ब्लॉक हो गया था। और डैब्रिज, डैब्रिज का जो मतलब होता है कि कुछ जो रबिश आइटम जो है, यानी कि जो मलबा वगैरह है, पानी की जो गंदगी है वो उसमें फंस जाने के कारण वो बंद हो चुका था, और इलेक्ट्रिक पंप में भी शॉर्ट सर्किट हो चुका था जो कि केबिन में रखा हुआ था। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, एक डरावने डरा देने वाला लेवल जो है पानी का बढ़ता जा रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन wrenched ओवरबोर्ड, मैंने जब मैं डेक पे आया तो मैंने देखा कि हमारे दो जो स्पेयर हैंड पंप्स थे, यानी कि जो पंप थे हाथ से चलाने वाले, वो पूरी तरह से क्या हो चुके थे, रेंज्ड ओवरबोर्ड। और रेंज्ड हो जाना मतलब कि क्या होता है, सडनली पुल और ट्विस्ट, वो पलट चुके थे, और यानी कि उनमें भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो चुकी थी। अलोंग विद द फॉस्टे सेल, फॉस्टे मीन्स जो होता है वो होता है एक सपोर्टिंग जो रस्सी होती है, रूप, जो कि शिप के मास्ट से बंधी होती है, तो उसको मैंने देखा। द जिब, द डिंगीज एंड द मेन एंकर, और जो डिंगीज है ना, डिंगीज का मतलब जो होता है एक तरह से जो है छोटी नाव होती है जो बड़ी शिप में रहती है, और इस तरह की सिचुएशन होने पर उनको हम निकाल कर उनसे बाहर निकल सकते हैं।
एंड मेन एंकर, और मेन एंकर मतलब जो लंगर वगैरह डालते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है मैंने जाकर देखी। फॉरेस्ट्री सेल का मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट्री मीन्स सपोर्टिंग जो रूप होती है वो। देन आई रिमेम्बर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। तो जो चार्ट रूम फ्लोर है वहां पर एक और इलेक्ट्रिक पंप रखा हुआ था। ये चीज़ जो है ऑदर को याद आती है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, और बाहर वाले पाइप से मैंने उसको कनेक्ट किया, एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क। और मैंने देखा, और मैं काफ़ी खुश हुआ ये देख कर कि वो काम कर रहा था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन, रात आ चुकी थी, विथ एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। और सारी चीज़ें जो है, रात आ चुकी थी, और रात जो आई वो काफ़ी ठंडी रात थी, बिटरली कड़वी और ठंडी, कड़ाके की ठंड जो है उसमें, एंडलेस ठंड थी। और हम अभी भी स्टेयरिंग कर रहे थे, अभी भी हम अपनी नाव को चला रहे थे पंपिंग के माध्यम से, और जो रेडियो है उसके ऊपर वर्क हम कर रहे थे कि वो चलता है या नहीं चलता है। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल। मेडे कॉल जहाँ पर जो यूज़ हुआ है वो मेडे कॉल, और एक वर्ड यूज़ हुआ है, वो सिग्नल्स जो रहता है शिप वगैरह के लिए, जब वो डिजास्टर्स कंडीशन में फंस जाती है, तो उस कंडीशन में कोई वॉइस जो है उस रेडियो पर नहीं आ रही थी। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। रिमोट कॉर्नर मतलब दूर दराज का एरिया जहाँ पर कोई जाता आता नहीं है या कोई सुविधाएं नहीं रहती है, ऐसे सी, और वो भी समुद्र में, तो यहाँ पर ऐसा होना स्वाभाविक था कि रेडियो पर कोई सिग्नल ना मिले। शूज हेड स्वैलन अलार्मिंगली। जो शू का हेड है वो स्वैलन, स्वैलन का मीन्स होता है एक तरह से फूल जाना या सूज जाना। वो काफ़ी ज़्यादा सूज गया था। शी हैड नो इनॉर्मस ब्लैक आइज। अब उसकी और अच्छी जो ब्लैक आइज थी, वो आंखें ब्लैक नहीं दिख रही थी। एंड नाउ शी शोड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म, और उसके हाथ में जो आर्म है उसमें भी एक डीप कट यानी कि गहरा घाव लग गया था। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, और जब मैंने उससे पूछा कि क्यों उसको इससे पहले, मतलब उसने हमें इतनी गहरी चोट को बताया क्यों नहीं, तो उसने क्या कहा, शी रिप्लाइड, वो कहती है, आई डिड नॉट वॉन्ट टू वरी यू वेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। तो जब आप हमें बचाने का इतना प्रयास कर रहे हैं तो मैं आपको और चिंता में डालना नहीं चाहती थी कि मेरे सर में जो छोटी चोट लगी वो तो आपको दिख गई, और जो आम में जो कट लगा है उसको मैंने नहीं बताया। तो यहाँ पर हम ये फर्स्ट पार्ट ख़त्म करते हैं। सेकंड पार्ट मैं जल्दी ही आपको अपलोड कर दूंगा। सो स्टे विथ मी, सब्सक्राइब दिस चैनल, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और नेक्स्ट जो पार्ट है वो आपको जल्दी ही अवेलेबल हो।